सनराइज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए, अपना अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ कैप्टन रमेश चंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी स्वागत है आपका सनराइज़ न्यूज़ पर। एक लंबा अनुभव आपके पास भारतीय फ़ौज में काम करने का, भारतीय फ़ौज जिसने हर मोर्चे पर दुनिया में अपनी धाक जमाई, हर मोर्चे पर ये साबित किया कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक सेना भारतीय सेना है, जिसने न सिर्फ़ भारत की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि अलग-अलग मुल्कों में जाकर शांति फ़ोर्स के तौर पर अलग-अलग मुल्कों में भी लोगों की मदद की है और वहाँ से एक जीत भी हासिल की है। लंबा अनुभव आपके पास, सबसे पहले शुरुआत हम इस बात से करें कि दरअसल आपको आर्मी में जाना था, ये कब डिसाइड किया आपने और आर्मी में जाने से पहले क्या कुछ दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं फ़ौज में जाऊँगा, तो उसका उसका एक मकसद क्या होगा? किन लोगों से इंस्पायर हुए थे आप? किन लोगों से प्रेरणा मिली कि आपने फ़ौज का रुख किया? एक्चुअली ऐसा है कि जब हम बीए में पढ़ते थे, जी, उस समय हुआ ये कि हमारे ताऊ जी थे, वो आज़ाद हिंद फ़ौज में थे, जिनका नाम था बलवंत सिंह यादव। वो असल में उनके कोई बेटा नहीं था और वो जो थे, वो हम ही को जो कुछ समझते थे, वो हम ही को ज़्यादा मतलब जो वो देते थे, तो हमको एक बेटे की तरह वो मानते थे। उनकी प्रेरणा से हमारे दिल में ये हमेशा ही आया कि हम भी एक फ़ौज में हम भर्ती हों और भर्ती होकर हम देश की सेवा करें। एक्चुअली सबसे पहले बात ये थी कि हमारे दिमाग में ये बात आती थी कि हम अच्छे-अच्छे वेपन, अच्छे-अच्छे हथियार मतलब सीखें और सीख करके हम जो है आगे अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। तो एक्चुअली सन 1970 7 अक्टूबर 1970 को हम एज़ ए रिक्रूट भर्ती हुए और भर्ती होने के बाद फिर जो भी मतलब उसमें रैंक बढ़ते रहे, लांस नायक बने, हवलदार बने, उसके बाद नायब सूबेदार बने, सूबेदार बने, उसके बाद ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन से हम सन 2000 31 अक्टूबर को रिटायर हो गए। इस दौरान में हमने मतलब जो सबसे पहले जब हम भर्ती हुए तो सन 71 की लड़ाई देखी। सन 71 की लड़ाई में हम जो ज़्यादातर मतलब जो छम सेक्टर पर हमारी पोस्टिंग हुई थी और उसके बाद जो ऑपरेशन जब खत्म हुआ, तो पीडब्ल्यूओ कैंप आगरा में हमारी ड्यूटी लगाई गई। कैदियों के साथ में हम लोग रहे और उनसे अच्छा हम मेल-मिलाप रखा, सद्भावना रखी। उनके दिमाग में ये बात आई कि वाक़ई में हिंदुस्तान का आदमी जो है, फ़ौज का जो आदमी है, वो बड़ा मतलब नेक दिल है और वो हम लोगों की मदद करना चाहता है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि जो लोग हमारे साथ थे, वो तो अब रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद उनकी भावना जो थी, वो उनके साथ ही चली गई। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आई है, वो फिर एक तरफ से मतलब विकसित हो रही है और वो मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक वाइब्रेशन हमेशा से पैदा होता आया है और वो चलता रहेगा। तो ये इन भा सब चीज़ों को देखते हुए जी, जी हाँ, जी, इन जी, सब चीज़ों को भारत देख जी, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जी हाँ, तो इस जो मतलब हम लोगों की भावनाएँ जो थी, वो ये ऐसी नहीं थी कि हम लोग मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान कोई अलग-अलग चीज़ है। हमारे देश में सब थे, बाद में इनका मतलब जो है पार्टीशन हुआ, अलग-अलग हो गए, हिंदू, मुस्लिम अलग-अलग हो गए। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि जो भावनाएँ उनके दिलों में थी, वो हमारे साथ थी उनकी और वो ये नहीं चाहते थे कि हम मतलब जो है आपस में एक-दूसरे से लड़ें। तो वो उनकी भावनाओं को देखते हुए और उनके दिलों में जो भावना आई, उनसे मतलब जो है बीच में इस दौरान में कोई ऐसा लड़ाई या युद्ध नहीं चला और उसके बाद जो है जब वो जनरेशन मतलब रिटायर हो गई और रिटायर होने के बाद हम भी रिटायर हो गए। अब जो आगे आगे पीढ़ी आ रही है, तो उनके भावना में मतलब जो है कुछ परिवर्तन आ गया है। बिल्कुल जी हाँ। मैं आपसे वो एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगा कि जो 1970 में आप आर्मी जॉइन करते हैं, फिर 71, 72 जॉइनिंग के 1 साल, 2 साल के भीतर एक बड़ी लड़ाइयाँ आपने वो देखी है, तमाम चीज़ें देखी। उस पर मैं आऊँ लेकिन उससे पहले जिस बात का ज़िक्र आप कर रहे थे और एक बेहतरीन मैसेज यहाँ से ये है कि जो भावनाएँ थीं
दोनों तरफ से दोनों फौजियों दोनों देशों की जो फौज थी उसके भीतर ये थी कि आपसी लड़ाई से कुछ नहीं होना है और एक सद्भावना का माहौल होना चाहिए। आपको देख के कभी क्या लगता है, क्या महसूस होता है जब देश के भीतर तमाम तरह की इस तरह की आवाज़ें उठती हैं कि फलाँ पाकिस्तानी है, फलाँ ये इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है या किसी एक को टारगेट किया जाता है। आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फौजी थे, वो भी इस बात को समझ रहे थे कि भारतीय फौज के सैनिकों के भीतर किस तरह की भावनाएँ हैं, एक-दूसरे का सम्मान था। अब जो हालात बन रहे हैं देश के भीतर, फौज से इतर आम लोगों के बीच में जो भावनाएँ पनप रही हैं, आपको देख के दुःख होता है कि किस स्थिति में हम लोग आ गए। हमें यहाँ से बहुत आगे निकलना था, उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ना था। लेकिन एक बार फिर हम उसी रास्ते पर पीछे की तरफ लौट रहे हैं, जहाँ से निकल कर हम यहाँ तक पहुँचे थे। जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि आज आज के समय में जो परिवर्तन हुआ है, ये केवल मतलब जो है, हम तो केवल यही समझते हैं कि ये जो बातें चल रही हैं देश के अंदर और जिसको कहना चाहिए गृह युद्ध की तरह से मतलब विकसित हो रही हैं। इसमें हर आदमी जो है क्या बोलते हैं, हिंदू और मुस्लिम को बाँटना चाहता है। अब एक्चुअली ये है कि ये बाँटने वाली बात नहीं, ये तो मतलब ये है कि अपने दिलों में ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं और इनकी मतलब वो हैं, इनके अधिकार अलग हैं, हमारे अधिकार अलग हैं। इनसे इन चीज़ों को लेकर के देश के अंदर हम तो एक ही बात कहेंगे कि जो आज के युग में जो नेता हैं, जो नेता जो अपने को बड़े-बड़े नेता कहते हैं, ये ये खुद ही मतलब जो है वो इस चीज़ की भावनाएँ लेकर के पब्लिक में पैदा कर देते हैं, जो कि एक-दूसरे को बीच में बाँट देते हैं। आपसे वो एक्सपीरियंस भी फौज से इतर जो आपने जीवन जिया और अब तक अ, कभी आपने इस तरह का माहौल देखा था अपने आस-पड़ोस में, अपने आस-पास रहने वाले लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने आस-पास शहर में, अपने गाँव में कि इस तरह की भावनाएँ हों? उस वक़्त के हालात जब हम एक तरह से आज़ाद हुए थे और आज़ादी के उन सालों में जब हम तरक्की कर रहे थे, डेवलप हो रहे थे, तमाम तरह की भारत के बीच में चुनौतियाँ भी थीं और चीज़ें आगे बढ़ रही थी, लेकिन कभी इस तरह का मनमुटाव या एक दरार थी, आपने कभी देखी? किस तरह की भावनाएँ हुआ करती थी आपके आस-पास रहने वाले लोगों के बीच में, आपके दोस्तों में? किस तरह से आप लोग आपस में बातचीत किया करते थे? एक्चुअली ऐसा है कि जब हम छोटे-छोटे थे, तो हमारे दादा और बाबा में, परिवार में, समाज में एक-दूसरे का सब आदर करते थे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सब एक-दूसरे से बातचीत करते थे, एक-दूसरे से सलाह-मशवरा लेते थे। आज आज के युग में मतलब ये हो गया, इस समय के दौर में ये हो गया है कि उनकी भावनाओं को बहुत बड़ा ठेस पहुँचा है और इन चीज़ों को देखते हुए भी आजकल कोई किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता है, ना कोई किसी से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको क्या तकलीफ है, तुमको क्या परेशानी है। आज के युग में मतलब आप ये समझ लीजिए इस समय में ये कोरोना जो काल चला था, इसमें भाई ने भाई को नहीं पूछा, माँ बेटे ने नहीं पूछा, परिवार से परिवार अलग हो गया, हैं? अब आप ये सोचिए समाज समाज जो है वो केवल अपनी भावनाओं को मतलब इतनी वो विकसित हो गई हैं कि जिनको लेकर के हर आदमी ये सोचता है कि मैं बड़ा बन जाऊँ और बड़ा बनने के साथ-साथ मेरा नाम हो जाए। तो आजकल आदमी जो उसमें फँसा हुआ है, सब मतलब जो है कोई भी है, नेता भी है, कोई भी है, बड़ा देश का कितना बड़ा वो सब मतलब क्या होता है कमीशन, सुविधा शुल्क, चाहे वो सरकारी अफ़सर हो और चाहे वो कोई वैसा भी हो। हम अब आज ये बता रहे हैं आपको कि हर जगह जो है इतना आदमी भ्रष्ट हो चुका है कि जिसकी कोई आप मतलब बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये वो तमाम बातें हम दर्शकों के सामने कैप्टन रमेश चंद यादव जी के ज़रिए रख रहे हैं कि दरअसल समाज के भीतर कितना बदलाव हुआ और उसको इस देश में लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं। राजनीतिक चश्मे से लोग अलग-अलग तरह से देखते होंगे, लेकिन दरअसल एक निष्पक्ष तौर पर अगर देश के भीतर की स्थिति को देखना हो, तो इस इंटरव्यू को आप लगातार आखिर तक ज़रूर सुनिए क्योंकि इसमें वो तमाम बातें निकल कर सामने आएगी, जिसमें आज के दिन हम अगर पलट के देखें और आगे की स्थिति को देखें तो समझना होगा कि देश को किस तरफ आगे जाना है। अ रमेश चंद जी अब थोड़ा-सा आगे बढ़ें और आपके जो आपने किया अपने जीवन में और जो एक तरह से प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा, जो लोग ये देख रहे हैं इंटरव्यू उनके लिए भी
शूटिंग में गोल्ड मेडल लेकर आए आप। आपका उस वक़्त जब आप खेलों की तरफ भी रुचि आपकी थी और खेलों से आप इंस्पायर थे, आप खेल भी रहे थे और देश के लिए आप तमाम एक्टिविटी में हिस्सा भी ले रहे थे। किस तरह की तैयारियाँ हुआ करती थी उस वक़्त में? आज के वक़्त की जो तैयारियाँ हैं, कितनी अलग आपको नज़र आती? सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय आदमी में लगन होती थी। आजकल जो मतलब लगन के साथ-साथ में उसको मेहनत भी करनी पड़ती थी। मेहनत करने के बाद भी वो ये नहीं सोचता था कि हमको इसका परिणाम क्या मिलेगा। लेकिन सवाल इस चीज़ का होता है कि आजकल सब ये चीज़ें जितनी भी हैं वो सब राजनीति में चली गई हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि हर आदमी चाहता है कि हमारा आदमी पार्टिसिपेट करे, हमारा हमारा आदमी जो है वो आगे बढ़े। दूसरा मतलब जो जो मतलब काबिल है उसको आगे लोग बढ़ने ही नहीं देते हैं। उस समय हमारे समय में ये बातें नहीं थी। उस समय ये जो है, जो अच्छा है वो अच्छा है और जो खराब है वो खराब है। हमारे यहाँ तो मतलब फौज में तो केवल यही है, एक ही एम है मतलब पहले हुकुम को मानो, उसके बाद आप कोई शिकायत करो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है और यहाँ पर मतलब जब राजनीति के बीच में जब कोई आदमी आ जाता है, तो उस राजनीति में मतलब जो अच्छे हैं वो तो पीछे रह जाते हैं और जो खराब वाले हैं वो आगे चलते हैं। तो उनको कोई पूछता ही नहीं सर। अच्छा जब आप ज़िक्र हुआ था शुरुआत में जब आपने जैसे बताया 1970 में आपने फ़ौज जॉइन की, 1971, 1972 2 बड़े जो इवेंट थे आपके सामने हुए। किस तरह की स्थिति थी? क्योंकि एक फ़ौजी जो अभी जॉइन हुआ है फ़ौज में उसके सामने 1971, 1972 जैसे हालात सामने उसके थे। किस तरह की भावनाएँ आपके भीतर थीं और क्या कुछ हालात थे उस वक़्त? कैसी चुनौतियाँ थी आपके सामने? उस समय चुनौतियाँ जो थी वो केवल मतलब ये रहती थी कि हमारा मतलब एम ये है कि हमको अपने देश की रक्षा करनी। आज आज के समय में जो देश की रक्षा तो होनी है मतलब फौज में केवल यही सिखाया जाता है करो या मरो, डू और डाई। या तो मतलब उस काम को करना है और नहीं तो तुम्हें आगे मरना है। अभी मतलब समस्या ये है कि इन चीज़ों को देखते हुए फ़ौज में अभी काफ़ी मतलब अच्छे-अच्छे हथियार वेपन आ गए हैं। उस समय इतने नहीं थे कि हमने तो 303 से फायर किया है, बोल्ट एक्शन किया है, उसके बाद एसएलआर तो बाद में आई। अब तो मतलब इंसास वगैरह ये राइफलें आ गई हैं, लेकिन पहले हथियारों की और इनकी सबकी बहुत कमी थी। अभी हमारे देश में काफ़ी तरक्की की है इन चीज़ों को हथियारों को लेके। अभी जो है वो ऑटोमेटिक वेपन्स जितने भी आ गए हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए मतलब जो है पहले से अभी मतलब वो तो है, लेकिन सवाल ये चीज़ है कि देश प्रेम एक अलग चीज़ है और ये जी। हथियारों का और इनका इनका जो जो प्रैक्टिस है ये अलग चीज़ है। तो जिसमें जज़्बात नहीं है अगर अपने देश प्रेम के लिए तो उसके अंदर फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है। श्रीलंका को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका जाना हुआ, वहाँ पर आपने वक़्त गुज़ारा और वहाँ के हालात देखे और यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ किस तरह की चुनौतियाँ थी? क्योंकि वो वक़्त ऐसा था कि श्रीलंका में भारतीय सेना का पहुँचना पूरी दुनिया में एक हलचल थी और भारतीय उपमहाद्वीप में ख़ास तौर पर। जी हाँ, सन 87 में हम मतलब आईपीकेएफ के उसमें पहली बटालियन हमारी जो थी पहले तो आर्टिलरी मतलब आर्म फोर्स जो बड़े-बड़े हथियार थे, उनकी फ़ौज में तोपखाना जिसको कहते हैं हिंदी में, जिसको तोपखाना भेजा गया, उसके बाद इन्फेंट्री बटालियन भेजी गई। इन्फेंट्री बटालियन हमारी बटालियन पहली थी क्योंकि हम जाट रेजिमेंट से संबंध रखते हैं। तो पहली बटालियन जब हमारी वहाँ जाट रेजिमेंट की वहाँ पर गई है, तो ये मतलब जो है वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो रोड बने हैं और रोड से पीछे मतलब बाग हैं। बाग मतलब ताड़ के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं और रोड से पीछे साइड में जो भी मतलब है तो उसमें क्या बोलते हैं देखने की आँखों की देखने की जो विज़ुअलिटी है वो आगे नहीं दिखाई देती इसलिए छोटे आर्म्स से मतलब उनकी ज़रूरत थी, तोप खाने की ज़रूरत नहीं थी। उस समय हम मतलब जो है वो पलाली एयरफील्ड पर सबसे पहले हम गए वहां पर गए उसके बाद जाफना गए टिंकोमणि गए इन चीजों में वहां हमने देखा तो उसमें सबसे पहले बड़ी बात ये थी कि वहां पर कोई लड़ाई की संभावना नहीं थी। सवाल इस चीज का है कि जब हम वहां पर गए हैं
तो प्रभाकरण जी जो वहाँ के LTTE के नेता जो थे, वो उनका कहना ये था कि हमारे देशवासी, हमारे लोग आए हैं और हम लोगों ने मतलब हमारी मदद करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, उनसे हम लोगों ने ये कहा कि भाई तुम्हारे पास जो वेपन है उनको आप सरेंडर कर दो, और वो जो वेपन है वो तो मतलब है हमारे हमको मतलब सुपुर्द कर दो। और सुपुर्द करने के बाद उनको एक मतलब उसमें क्या बोलते हैं, स्कूल में उनको जो लोग थे उनको हमने LTT वालों को मतलब उनको रखा, और रखने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो पुराने वेपन थे वो तो उन्होंने सिलेंडर कर दिए, और उन्होंने पोटेशियम साइनाइड खा लिया। पोटेशियम साइनाइड खाने से वो 27 के 27 आदमी मर गए। अब उन्होंने ये रूमर फैला दिया पब्लिक में कि जो हमारे भाई आए थे, जो हमारी मदद करने के लिए हिंदुस्तान से आए थे, उन्होंने ही हमारे साथ मतलब ये धोखा किया और हमारे आदमी को मार दिया। अब उसमें हुआ ये कि हमारा उल्टा राग हो गया, हम गए तो उनकी मदद करने के लिए, और ये लिट्टे वाले जो है वो हमारे खिलाफ हो गए। अब इस बात को लेकर के हमारी आपस में मतलब जो लिट्टे से चलने लगी, और वो बाकी लंका आर्मी तो अलग हो गई और हम लोगों की उनसे होने लगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि उस समय में बड़ा समय खराब था, मौसम भी वहां बड़ा मतलब खराब था, पानी बहुत बरसता था। दूसरी चीज ये कि विजुअलिटी आगे की देखने की ताकत बहुत कम थी। तो आप ये सोचिए कि 6 महीने तक तो जब तक हम लोगों ने रास्ते नहीं खोज पाए कि कौन रास्ता कहां पर निकलता है, तब तक मतलब हम लोगों ने केवल दोपहर का खाना खाया। शाम को रात में कोई खाना नहीं खाता था, क्योंकि उसमें हमको पेट्रोलिंग करनी पड़ती थी, अम्बूस लगाना पड़ता था, डिफेंस लगाना पड़ता था, घरों की सर्चिंग करनी पड़ती थी। इन सब को लेकर के रात में हम लोग खाना खाते नहीं, क्योंकि नींद आएगी तो ये तो है नहीं, ये गोली किसी को बचती नहीं है। गोली जो चलेगी पहले तो जो एम लेकर के फायर करेगा वो तो सीने ही में लगेगी। लेकिन सवाल ये चीज का, हम लोग जो मतलब जो अच्छे मतलब जो फायरर थे वो हम लोग सब आगे रहते थे, बाकी पलटन जो है पीछे रहती थी। तो कई बार मुठभेड़ें हुई। अब हम आपको बता रहे हैं सन 87 में जिस समय देश जो है हमारा 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस समय हम उस दिन जाफना के अंदर 7 आदमी की अपनी डेड बॉडी फूंक रहे थे। तब किसी जवान की डेड बॉडी घर में नहीं आती थी, उसको वहीं पर फूंक दिया करते थे। तो हम लोग मतलब जिस समय देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस समय वहां आजादी के दिन हम अपने जवानों की लाश फूंक रहे थे। तो ये वो एक्सपीरियंस है जो आपने वहाँ पर जिया और तमाम चीज़ों को आपने देखा। अब चलते-चलते आपसे मैसेज चाहेंगे कि क्या संदेश रहेगा मौजूदा हालात में देश के लोगों के नाम आपका, क्योंकि जो आपसी खींचतान है दिलों के बीच एक बैर-सा देशवासियों के बीच में नज़र आ रहा है। धर्म, जाति के नाम पर आपस में दीवारें खड़ी हो रही हैं। अब वो चाहे सियासत के नाम पर हो या किसी और नाम पर, लेकिन बहुत एक खाई नज़र आने लगी है, समाज के भीतर भी धर्मों के बीच भी। ऐसे में मैसेज क्या रहेगा? क्या कुछ करें हम ताकि ये हालात और खराब ना हो? हम तो अब एक्चुअली हम भी 75 साल के हो गए, हमारी भी एज 75 साल हो गई है। इस समय हम भी लास्ट कगार पर हैं। हम तो केवल एक ही बार सब देश को मैसेज ये देना चाहते हैं, अपने भाइयों को ये मैसेज देना चाहते हैं। आप गौर से सुनिएगा कि देखी सबकी यारी और बिछड़े सभी बारी बारी, देखी सबकी यारी और बिछड़े सभी बारी बारी। ये जिंदगी के मेले अफसोस कम न होंगे, होंगे यही झमेले ये जिंदगी के मेले, लेकिन अफसोस हम न होंगे ये जिंदगी के मेले। हम तो देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग गले मिलके रहें और एक दूसरे से सद्भावना बनाए रखें, और हम देश को जय हिंद बोलते हैं। और आज के दिन 15 अगस्त को हम चाहते हैं कि सब भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जैसे कि पहले थे सब हैं भाई भाई, उसी तरह से मिलके रहें और देश को आगे बढ़ाएं। हमारी बहुत तरफ शुक्रिया से सब जी। हमारी तरफ से हम अपने देशवासियों को और अपने जो शहीद सैनिक हैं उनको सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिससे कि उनका नाम हमेशा इस संसार में अमर रहे और वो अमर बने रहें। हमारा यही लास्ट में संदेश है। बहुत शुक्रिया आपका सनराइज़ न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों से भी गुज़ारिश है, हमारे इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही सनराइज़ न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
बहुत शुक्रिया कैप्टन रमेश यादव जी, बहुत शुक्रिया सर नाइस न्यूज के साथ। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।